व्हाट इज मैरिज? लाइक सीधा स्ट्रेट टू द कोर आपने सवाल कर लिया। लेट्स से बाप और बेटे का रिश्ता दुनिया में पहला रिश्ता है, तो फिर आगे नस्ल कैसे आगे आई है? शादी बेसिकली ना एक कॉन्ट्रैक्ट का नाम है इन सिंपल टर्म्स। ये दिस इज अ ग्लोबल इशू कि शादी की जब भी बात होती है ना, लोग उसको एसोसिएट कर देते हैं विद लव। फैज क्या कहते हैं पहले मिसरे में, और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा। अल्लाह की कसम, जमाने में मोहब्बत के अलावा कोई गम कि जो अरेंज मैरिजेस वाली सिचुएशन है वो ज्यादा सर्वाइव कर जाते हैं, और लव मैरिजेस वाले जो सिनेरियोस हैं वो कम सर्वाइव करते हैं। सब कॉन्टिनेंट में जो मिली जुली रस्में थी, कुछ हमने उनसे ली, कुछ हमने उनको दे दी। यार उस बंदे की शादी में 20 लाख लगा था, तो मैंने 40 लगाना है, वरना मेरी नाक कट जाएगी। मशहूर है रहबानियत का एक कॉन्सेप्ट, शायद आपने सुना हो। बिल्कुल बिल्कुल। इसके बारे में आपकी क्या राय है कि रहबानियत क्या चीज है? कल डिग्री नहीं की एग्जैक्टली, और इसके अलावा ठीक कह रहे हो आप, जॉब नहीं लगी, स्टेबिलिटी नहीं है, लेकिन अब इस्तात का स्टैंडर्ड जो हमारे यहाँ पे बन चुका है वो तो यही है। ठीक है। पहले ये सिर्फ आदमियों पर रखी जाती थी बात, अब ये खवातीन पे भी आ गई है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन आप कह रहे हैं कि जब 18 इयर्स का जो शख्स होता है वो एडल्ट होता है। अब यहाँ पे अब गवर्नमेंट 16 साल की एजुकेशन या 17 साल की एजुकेशन के बाद आप कहते हैं कि हाँ अब जाके आप इस पोजीशन में आए हैं कि अब इसके बाद आप पैसे कमाना शुरू करेंगे। जी ठीक है, ये नहीं करेंगे। ताल्लुक है भाई, कुछ लोग 14, 15, 16, 17 साल की उम्र में इतने पैसे बना रहे हैं जो हमने अभी तक भी नहीं बनाए। फिर उनकी शादी क्यों नहीं होगी? और जो नहीं रखते वो क्या करें? अब जो नहीं रखते वो क्या लेकिन 25 साल 30 साल ठीक है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कल्चर चल पड़ा, तो इस चीज को आप कैसे एड्रेस करेंगे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। We came up with a very hot topic, especially for देसी families. हमारे गेस्ट, उनसे आप बखूबी वाकिफ हैं। लास्ट टाइम हमने आपको बताया था कि हम सीरीज करेंगे, और आज फिर हमारे साथ मौजूद हैं हारिस एजाज आरिफ। जज़ाकल्लाह दोस्त, थैंक यू फॉर हैविंग मी। कैसे हैं आप हारिस भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। और हारिस भाई, फिर आज आपसे कुछ सवालात किए जाएंगे, आप रेडी हैं? श्योर, फायर अवे। फायर अवे। आज फिर इंटरनेट को हिला के रख देना है इंशाल्लाह। तो चैलेंजिंग क्वेश्चंस रहेंगे आज इंशाल्लाह, और स्पेशली यूथ के लिए तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि यूथ आजकल मुझे लगता है कि सोचने पे मजबूर है आजकल, और वो सोच भी रही है इंटेलेक्चुअली जो है ना, वो जैसे साहब ने उस चीज को काफी जो है ना डिसऑनेस्ट कॉज कर दी है पूरे रीजन के अंदर, खित्ते के अंदर, जो अपने मकसद से वो चल रहे थे। मेरे ख्याल के अंदर कि काफी यूथ जो है वो अब इस टाइम इस तरफ आ रही है, जो उनकी पुरानी डेफिनेशंस थी उनको वो रिकॉग्नाइज कर रही है चीजों को, क्या चीजें गलत, ओरिजिनल वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ। एग्जैक्टली, ओरिजिनल वर्ल्ड। एटलीस्ट उन्होंने पहला स्टेप ये है कि सोचना शुरू कर दिया। बिल्कुल। ओके, और क्वेश्चंस कर रहे हैं, टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हारिस भाई वो ये कि व्हाट इज मैरिज? व्हाट इज मैरिज? व्हाट इज मैरिज? लाइक सीधा स्ट्रेट टू द कोर आपने सवाल कर लिया। यार मैरिज जनरली स्पीकिंग, राइट, नॉट स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट इस्लाम, जस्ट ओवरव्यू, एक ओवरव्यू चाहिए। शादी बेसिकली ना एक कॉन्ट्रैक्ट का नाम है इन सिंपल टर्म्स। हमारे यहाँ ना थोड़ा सा मसला भी, और सिर्फ हमारे यहाँ मसला नहीं है, मसला ये दिस इज अ ग्लोबल इशू कि शादी की जब भी बात होती है ना, लोग उसको एसोसिएट कर देते हैं विद लव। ठीक है, लव हैज मेनी थिंग्स टू डू विद इट, बट लव नेसेसरली उसकी शर्त नहीं होती मैरिज की। मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट होता है बेसिकली, एक आदमी और एक औरत का कॉन्ट्रैक्ट। ओके, जिसके अंदर वो ये तय करते हैं कि अब फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स हम लोग जिंदगी इकट्ठे गुजारेंगे। ठीक है, और हमारे इस जिंदगी इकट्ठे गुजारने के रिजल्ट में, इस कम्युनियन के रिजल्ट में हमारे ऑफस्प्रिंग्स जनरेट होंगे। ठीक है। अब इस चीज़ का ताल्लुक दो चीज़ों से। सबसे पहले तो इसको थोड़ा सा जनरलाइज कर देते हैं। जनरलाइज इस सेंस में करेंगे कि जिस तरह कोई भी जानदार होते हैं, ठीक है, चाहे वो एनिमल्स हों, चाहे वो इंसेक्ट्स हों, चाहे वो बर्ड्स हों, अल्लाह अज़्ज़ा वजल कहते हैं कि अल्लाह ने उनको पेयर्स में बनाया है। और आप देखते हैं कि मेजॉरिटी जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स हैं, आपका खुद भी ताल्लुक MBBS से ही है, एग्जैक्टली, तो उनके अंदर पेयर होते हैं, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है मेजॉरिटी ऑर्गेनिजम्स के अंदर। सो मच हो के 2 मेल और फीमेल रिक्वायर्ड होते हैं, और उसके बाद ऑफस्प्रिंग, उनके ऑफस्प्रिंग जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। अब द थिंग इज कि व्हेन वी स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट मैरिज, तो किसी भी एनिमल के अंदर या इंसेक्ट के अंदर या बर्ड के अंदर उनके यहाँ मैरिज का प्रॉपर एक सेरेमनी का या कॉन्ट्रैक्ट का तो कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन रिप्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट है। ठीक है। सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू गेट एट इज
मैरिज का जो बुनियादी पर्पज है ना वो है रिप्रोडक्शन। ठीक है। मतलब क्या है कि आप चाह रहे होते हो एज 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 एन ऑर्गेनिज्म, क्योंकि ह्यूमंस भी तो ऑर्गेनिज्म है ना, चाहे जिस तरह एनिमल्स भी ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स भी ऑर्गेनिजम्स हैं। आप चाह रहे होते हो कि मेरा जो जीनोम है, जो मेरा जेनेटिक मेकअप है, वो आगे ट्रैवल करे, ओके, मेरे तक रुक ना जाए। इंसान की ख्वाहिश होती है ना, दिल में कोई भी इंसान होता है, आदमी औरत, दिल में ख्वाहिश होती है कि मेरे भी बच्चे हों, मैं भी अपना जूनियर देखूं, मैं उसको नस्ल सिखा अपनी सकूं, चलाना अपनी नस्ल चाहूं। चलाना चाहूं। ठीक है। तो ये बुनियादी पर्पस होता है, विच इज Okay. नॉट स्पेसिफिक टू ओनली ह्यूमन बींग्स, इट इज स्पेसिफिक टू एनी एंड एवरी ऑर्गेनिज्म। हर ऑर्गेनिज्म ये काम कर रही होती है। समझ में आ गई ना बेसिक बात। अब इसके अंदर थोड़ी सी नुआंस है जिसको समझने की जरूरत है। इसको मैं कोशिश करूंगा कि ब्रीफ ही रखूं, क्योंकि हम एक ओवरव्यू की बात ही करें। ठीक है। मैरिज इज द फर्स्ट इंस्टीट्यूट डेवलप्ड बाय अल्लाह अज़्ज़ व जल। और अगर मैं इसको इस्लाम से डायरेक्टली लिंक ना भी करूँ ना, तो ये कोई भी लॉजिकल ह्यूमन जो है वो इसी कंक्लूजन पे पहुंचेगा कि जो पहला रिश्ता था ना दुनिया का, वो एक शादी थी, आदमी और औरत का रिश्ता था वो। आदम और हवा। हाँ, क्योंकि लेट से अगर फॉर एग्जांपल हम बात आदम और हवा, और ये कॉन्सेप्ट अब्राहमिक रिलीजन में तो है ही है, लेकिन वैसे भी मैं जिस तरह मैंने अर्ज किया ना कि लॉजिकली स्पीकिंग अगर हम बात करें तो हमारा दिमाग हमें इसी तरफ ही लेके जाएगा। उसकी वजह, अगर दुनिया का पहला रिश्ता है बाप और बेटे का, इसे फितरत में कह सकते हैं हम। हाँ, क्या फितरतन। मैं ही बता रहा हूँ, लॉजिकली या फितरतन आप कह लो। ठीक है। जैसे अगर हम बाप और बेटे की बात कर लें, अगर लेट से बाप और बेटे का रिश्ता दुनिया में पहला रिश्ता है, तो फिर आगे नस्ल कैसे आगे आई है? नहीं आ सकती ना। समझ रहे हो? डजंट मेक सेंस। बाप और रिश्ता, दो आदमी घूम रहे हैं, हाँ। पहले क्रिएचर्स हैं दुनिया के। यस। अब आगे नस्ल नहीं चल सकती, उन्हीं पे खत्म हो जाएगी, एक्सटिंक्ट हो जाएगी ह्यूमैनिटी। इसी तरह अगर माँ और बेटा है तब भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो इट इज अ वेरी ऑकवर्ड काइंड ऑफ सिचुएशन, इवन दो कि मेल और फीमेल तो है, लेकिन अजीब सी बात है ना। डजंट मेक सेंस ऑब्वियसली। तो एक आदमी और एक औरत का होना और मियाँ और बीवी का होना, ये फितरतन लॉजिकली इट इज द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन या फर्स्ट रिलेशनशिप। ओके। तो ये नॉट जस्ट स्पेसिफिक टू इस्लाम, किसी भी लॉजिक के तहत अगर हम आ जाए तो पहला रिश्ता यही बनता है। Yes. अब हम बात करें थे मैरिज की, तो मैंने अर्ज किया मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट का नाम होता है। ठीक है। लव उसका बाय प्रोडक्ट हो सकता है, जिस तरह अल्लाह सब्हानहू व तआला कुरान में फरमाते हैं कि हमने तुम्हें एक ही मतलब आप कह लो कि एक पार्ट से ही हमने एक ही चीज से नहीं, एक चीज से नहीं, इसको इस तरह कह लेना चाहिए, तुम्हारे जैसों में से ही, तुम्हारी नौ में से ही हमने तुम्हारा स्पाउस क्रिएट किया, ताकि तुम एक दूसरे से सुकून हासिल कर सको, सकीना हासिल कर सको। और फिर हमने तुम दोनों में या तुम दोनों के माबैन डाल दी मोहब्बत और रहम। ओके। यानी कि अब इसका स्ट्रक्चर अब हम समझेंगे। ठीक है। तुम दोनों को हमने एक नौ में से बनाया ताकि तुम सुकून हासिल कर सको। ठीक है। लेकिन रहम और मोहब्बत हमने डाला तुम्हारे माबैन। समझ रहे हैं मेरी बात? ठीक है। वो मतलब अल्लाह ताला की इंटरवेंशन कह लें। और नॉट जस्ट इंटरवेंशन तो खैर थ्रू आउट ही ना, क्योंकि सारा मामला ही अल्लाह सब्हानहू व तआला की तरफ से ही हो रहा है। ठीक है। लेकिन द पॉइंट इज टू से कि आप स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड करें। स्ट्रक्चरली अल्लाह क्या कहते हैं कि शादी का पर्पस था कि एक दूसरे से सकीना हासिल कर सको, सुकून हासिल कर सको। फिर हमने तुम्हारे माबैन डाल दी मोहब्बत और रहम। मेरा पॉइंट क्या है कि मोहब्बत इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ मैरिज। जिस तरह वो कहते हैं ना, बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं, इट इज अ वेरी लॉजिकल थिंग। हमें अब जेन जी या जेन अल्फा को इट डजंट मेक सेंस लाइक दैट, लेकिन इट इज अ वेरी लॉजिकल थिंग। जिस तरह बड़े बुजुर्ग कहते थे कि यार मोहब्बत डेवलप हो जाती है, जब शादी होती है तो मोहब्बत डेवलप हो जाती है। इट इज अ वेरी लॉजिकल थिंग, क्योंकि बीवी से ज्यादा क्लोज आपके कोई नहीं होता फिजिकली स्पीकिंग। वो ऐसा रिश्ता है जो आपकी वो पर्दे भी जो चीजें दुनिया के सामने पर्दे में है, बीवी के सामने पर्दे में नहीं है, आया। ठीक है। तो दैट इज द क्लोजेस्ट रिलेशनशिप। एक तो दैट इज द फर्स्ट रिलेशनशिप, देन अगेन दैट इज द क्लोजेस्ट रिलेशनशिप। जिस तरह अल्लाह सब्हानहू ने क्या बताया, अल्लाह ने कहा मियाँ और बीवी, मफहूम बयान करूँ, एक दूसरे का लिबास है, स्पाउसेस जो है लिबास है। लिबास और मेरे जिस्म के बीच में कोई और पर्दा नहीं है। ठीक है। लिबास जो है डायरेक्टली लिंक्ड है। एनी हाउ, कमिंग बैक टू द पॉइंट ऑफ द मैरिज, मैं ये अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट होता है बेसिकली। लव उसका बाय प्रोडक्ट होता है। लव उसकी शर्त नहीं होती कि मुझे आपसे मोहब्बत होगी है तो अभी मैं आपसे शादी करूंगा। हमारा मसला है कि हम शर्त बना लेते हैं कि मुझे किसी से मोहब्बत हुई है, अब मैं शादी करूंगा। लेकिन नहीं, शर्त ये बनाते नहीं है हम। हाँ, क्योंकि माशरे के अंदर हम देखा जाएगा, यहाँ पर तो वही जो आपने पहले एग्जाम्पल दी है, वही एग्जाम्पल चल रही है कि शादी कर देते हैं, लव खुद ही हो जाएगा। ठीक है। और जो यूथ है बेसिकली वो क्वेश्चन कर रही होती है कि हमें तो लव चाहिए। वो क्वेश्चन कर रही होती है लेकिन उन्हें मिलती नहीं है। ये भी बात आपकी है, समवट वैलिड भी है, और इसकी तरफ खैर मैं आता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ इसकी तरफ आने की। मेरा खैर पॉइंट था कि हमने स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड करें सबसे पहले। समझ मेरी बात? माय पॉइंट वाज नॉट टू से कि लव इज नॉट इम्पोर्टेंट, लव इज व्हाई द वर्ल्ड गोज राउंड। ठीक है,
लव की वजह से तो सारा काम होता है। जिस तरह ना एक फैज का शेर है कि और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा। मैं पर्सनली स्पीकिंग इसका बिलीवर नहीं हूँ। फैज क्या कहते हैं पहले मिसरे में, और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा। अल्लाह की कसम जमाने में मोहब्बत के अलावा कोई गम नहीं है। ठीक है, ये जो सारे हम जिन चीजों का गम ले रहे होते हैं ना, वो बेसिकली हमें कहीं ना कहीं मोहब्बत होती है उस चीज से, इसलिए गम ले रहे होते हैं ना। अब जैसे मुझे आज फलस्तीन का गम है, मैं कर्ब में जी रहा हूँ कि मेरे बहन भाई जो है फना किए जा रहे हैं, मर रहे हैं, बाजू कट रहे हैं उनके। वो इस वजह से क्योंकि मोहब्बत है ना, मुझे मोहब्बत ना हो तो फिर गम क्यों हो? फिर मैं कहूँ भाई पराये लोग मर रहे हैं, मेरा क्या लगे? समझ मेरी बात? तो असल में जो सारा मसला है वो तो मोहब्बत का ही है। तो मेरा पॉइंट ये नहीं है मैं कह रहा कि यार मोहब्बत इज नॉट इंपॉर्टेंट, शादी कर लेंगे, दैट इज नॉट माय पॉइंट। माय पॉइंट इज टू से कि स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। मतलब मोहब्बत इज नॉट अ स्टैंडर्ड। हाँ, नॉट अ स्टैंडर्ड या नॉट अ कंडीशन फॉर मैरिज। नॉट अ कंडीशन, नेसेसरीली कंडीशन नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि भाई अगर आपको किसी से मोहब्बत होगी तो फिर शादी मत करें। ठीक है भाई होगी तो कर ले, वो भी दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इट इज नॉट अ कंडीशन, ना अल्लाह के रसूल ने बनाई, ना लॉजिकली भी उसकी नेसेसरीली सेंस मेक नहीं होती। अगर हम रिलेशनशिप्स को या मैरिजेस को स्टडी करें ना, जिस तरह लोग कहते भी अक्सर कि जो अरेंज मैरिजेस वाली सिचुएशन है वो ज्यादा सर्वाइव कर जाते हैं और लव मैरिजेस वाले जो सिनेरियोज हैं वो कम सर्वाइव करते हैं। खैर ये भी एक सेपरेट टॉपिक है। लेकिन एनी हाउ माई पॉइंट इज कि मैरिज जो है ना वो एक कॉन्ट्रैक्ट का नाम है। ठीक है, आप पब्लिकली अपना एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जिसका इजहार करते हैं पब्लिक में। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्यों ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों है और इसको पब्लिक में इजहार क्यों करते हैं। यहां तक तो क्लियर है कि कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, चाहे हम पाकिस्तान में या मुस्लिम मैरिज हो, कोई भी अनाउंस किया जाता है। हाँ, पहले तो कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, उसके बाद पब्लिक अनाउंसमेंट होती है। इसमें बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है गेन और लॉस का पॉइंट होता है ना कॉन्ट्रैक्ट में। मेरा कुछ लॉस होगा और कुछ मैं गेन करूंगा, आपका कुछ लॉस होगा कुछ आप गेन करेंगे। ऐसे ही होता है मैरिज में भी, कुछ चीजें खातून लूज करती है और कुछ गेन करती है, कुछ चीजें आदमी लूज करता है, कुछ चीजें गेन करता है। प्राइवेसी कह लें, कोई भी चीज कह लें, वो अपना घर छोड़ देती है, मेनी थिंग्स। बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट में एक पार्टी के कुछ राइट्स होंगे और एक पार्टी की कुछ ड्यूटीज होंगी, और दूसरी पार्टी का भी इसी तरह वाइस वर्सा इसी तरह होगा। कि जब मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, जिस तरह मिसाल के तौर पर हम घर खरीदते हैं, तो मेरा राइट क्या है कि मैं घर ले रहा हूं तो मुझे घर मिले, और मेरी ड्यूटी क्या है कि मैं आपको पैसे दूं। ऐसी है ना। आपकी ड्यूटी क्या है कि आप सारे कागजात मुझे ट्रांसफर करें, सारे मामला, वो आपकी ड्यूटी है। और आपके राइट क्या है कि मैं आपको पैसे दूं। तो दोनों पार्टीज के राइट्स और ड्यूटीज इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, मैरिज में भी इसी तरह ही होता है कि राइट्स और ड्यूटीज इन्वॉल्व होते हैं। उसको हम पब्लिक इसलिए कर रहे होते हैं कि ऐसा ना हो कि प्राइवेट मामला आपने रखा, उसके बाद किसकी गारंटी है? समझ रहे हैं आप बात? बेसिकली दैट्स द पॉइंट। इसमें अल्लाह वजल का पॉइंट क्या सारा, या अगर जनरली स्पीकिंग भी हम बात करें, मैरिज को कॉन्ट्रैक्ट में लेके आने का पॉइंट ये होता है। बाहर की अगर हम बात करें तो इसलिए होता है कि स्टेट रिस्पॉन्सिबल है। स्टेट में आपने जाके अपना सारी डॉक्यूमेंटेशन कर दी कि भाई दिस मैन इज मैरिड टू दिस वुमन। ठीक है, अब जब भी वो आदमी उस खातून के राइट जब सल्व करेगा तो स्टेट रिस्पॉन्सिबल है कि स्टेट उससे उससे कहेगी कि अब तुम जवाब दो हमें, तुम पे कोर्ट केस होगा, सारा कुछ होगा। जिस तरह एलिमनी का कॉन्सेप्ट है कि भाई शादी अगर डिवोर्स में कन्वर्ट होती है तो आधी, वो तो उनके यहाँ तो कॉन्सेप्ट है कि आधी प्रॉपर्टी जो है वो खातून के नाम हो जाती है, जो भी आदमी की प्रॉपर्टी। अब मेरा समझाने का मकसद क्या था कि इट इज बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट में राइट्स और ड्यूटीज इन्वॉल्व होती हैं। पब्लिक हम उसको इसलिए कर रहे होते हैं ताकि खातून के राइट्स में सल्व ना कर लिए जाए। प्राइवेटली आपने खातून के साथ कह दिया आप मेरी वाइफ हैं, हाँ ठीक है, किसी को बताया नहीं आपने, आप लोगों ने आपस में तय कर लिया। अब आदमी जो है वो पोजीशन ऑफ सुपीरियोरिटी में है, वो तो उसके राइट्स कुछ भी ना उसको अदा करे और कहते हैं अब हमारी शादी भी नहीं हुई। जिस तरह अरब में भी होता था ना कि एक पॉइंट पे तलाक दे देते थे फिर वापस बुला लेते थे, फिर तलाक देते थे फिर वापस बुला लेते थे। तो यानी कि आप औरत को एक्सप्लॉइट करते चले जा रहे हैं। तो इस कॉन्ट्रैक्ट का पॉइंट ये होता है कि जिसके अंदर आपकी कह लें महर भी शामिल होता है कि महर उसको आप अदा करें। सारे अल्लाह से ने पूरा एक सिस्टम बनाया। लेकिन ये मतलब किसी और दिन टॉपिक के ऊपर इसके ऊपर प्रॉपर डिस्कशन की जाएगी, इसके ऊपर राइट्स ऑफ वुमेन एंड राइट्स ऑफ मैन। डन, इंशाल्लाह। एनीहाउ, तो इन शॉर्ट बात क्या है भाई हमारी कि मैरिज क्या होता है? मैरिज बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। हाँ, चाहे कोई भी किसी भी मजहब से या किसी भी रीजन से ताल्लुक रखने वाला शख्स कर रहा हो, और उसको हम पब्लिक अनाउंसमेंट में करते हैं। रीजन है राइट्स एंड ड्यूटीज, सो दैट इज मैरिज। अब वो तो सब आ गया, आपने बता दिया, बिल्कुल समझ आ गई। सेकंड चीज जो इसके साथ है बिल्कुल कि पाकिस्तान में स्पेशली सब कॉन्टिनेंट या करंट वर्ल्ड के अंदर, क्योंकि हमारा इस खित्ते से ताल्लुक है, बिल्कुल, तो इस खित्ते के अंदर बेसिकली हमने इसको क्या शेप दे दी है बिल्कुल मैरिज को। एग्जैक्टली बताता हूँ आपको मैं। इसका ताल्लुक ना नेसेसरीली खित्ते से नहीं है, इसका ताल्लुक है एरा से, सॉर्ट ऑफ, मतलब टाइम से ताल्लुक है इसका। रीजन से भी ताल्लुक है, नेसेसरली ये नहीं मैं कह रहा कि रीजन से इसका ताल्लुक ही नहीं है, ताल्लुक है रीजन से। क्योंकि रीजन अब यहाँ पर जैसी अब हम शादियां खुद देखते हैं, रसूमात की बेसिकली रसूमात होगी, सारी चीजें जो भी हम यहाँ से भी डिराइव जहाँ से भी लेके आ रहे हैं,
सेकंड हम किसी और रीजन में जाते हैं तो वहां की शादियां भी देखते हैं, वहां जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल ठीक है, तो इस रीजन का तो इन्फ्लुएंस आ गया ना, इन्फ्लुएंस तो आ गया ना उसका। मतलब मैं उसको किसी और एंगल से एड्रेस करना चाह रहा था, लेकिन हाँ इन्फ्लुएंस तो डेफिनेटली है। ओके, माय पॉइंट वाज कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थ्रू आउट ह्यूमैनिटी की जो हिस्ट्री है ना, ह्यूमैनिटी की थ्रू आउट द हिस्ट्री स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चेंज हुआ है। ठीक है, राइट, पहले कुछ एराज में तो ऐसा था कि लोग बीमारी से ही मर जाते थे। हाँ। 30 साल की उम्र में, 30 साल एज वाज अ नॉर्मल, कि यार इतनी एज ही होती है। बीच में एक तो हम वो भी सुनते हैं ना, शुरू में था कि बहुत कई 100 साल जीते थे। exactly. बीच में वो टाइम आया था कि डिजीजेस की वजह से 30 इयर्स इस एज पे डेथ हो रही है। टाइम तक गालबन यार आप लगा लें, इससे कुछ 2-3 सेंचुरीज पहले लगा लें, 2-3-4 सेंचुरीज पहले, तो ये सिनेरियो था। यहाँ पर थोड़ा सा उससे भी पीछे है गालिबन, ये नॉर्मल एज हमारी बनी हुई थी। अब मेरा पॉइंट ये कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऊंचा हो गया। ठीक है, तो मैं कहना ये चाह रहा था बेसिकली, इवन दो कि इट हैज मेनी थिंग्स टू डू विद द रीजन, कि जहां आप बड़े होते हैं वहां की आप रसूमात देखते हैं ना, वहां के कल्चरल नॉर्म्स जो है, क्योंकि इंसान का जो बिहेवियर है वो हर्ड बिहेवियर है। हालांकि हमने इसको कर्व करना होता है, इसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना होता, इसके ऊपर हमने हावी होना होता है। ठीक है, लेकिन हमारा नॉर्मली स्पीकिंग जो बाय बर्थ ना हमारा हर्ड बिहेवियर होता है। एक छोटा बच्चा होता है ना, वो अपने बड़े ह्यूमंस को देखता है, उन्हीं को देख के सीखता है कि क्या हो रहा है यहाँ पे, शायद इसी तरह ही करते हैं जो भी वो उसके सामने कर रहे होते हैं। तो चूंकि हमारा हर्ड बिहेवियर होता है, इस वजह से जो हमारे अराउंड मामला चल रहे होते हैं ना, हम ज्यादातर चीजों पे सोचते नहीं। हम कहते हैं कि यार इसी तरह ही होता है, शायद शादियां इसी तरह ही होती होंगी। ठीक है, एक चीज तो ये है, इसका ताल्लुक रीजन से है। दूसरी चीज जो मैं अर्ज कर रहा था, टाइम से उसका ताल्लुक है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है ना वो ऊपर चला गया। मतलब चीजें आप देख रहे हो एडवांसमेंट की तरफ जा रही है ना ह्यूमैनिटी, सॉर्ट ऑफ। मतलब अभी मैं उस टॉपिक को एड्रेस नहीं कर रहा कि पहले ज्यादा एडवांस थी, आप ज्यादा एडवांस है, लेकिन एज ऑफ नाउ अगर हम देखें कि भाई एक टाइम पे एयर कंडीशनर नहीं था, फिर आ गया ना, एक टाइम पे कार्स नहीं थी, आ गई, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऊपर चला गया लोगों को। सेकेंडली सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस, लोगों के पास एक्सपोजर बहुत ज्यादा आ गया टेक्नोलॉजी। यस, पहले जमानों में मतलब आज से आप 40-50 साल पहले अगर लगा लें, लोगों के पास इतना एक्सपोजर नहीं था। हाँ। अब चूंकि लोगों के पास इतना एक्सपोजर नहीं था, तो लोगों का होता था कि इतनी खवातीन, एक खातून ने इतने आदमी नहीं देखे होते थे, और एक आदमी ने इतनी खवातीन नहीं देखी होती थी। एग्जैक्टली, जो कि सोशल मीडिया के एडवेंट के बाद अब दोनों तरफ इस तरह हो गया कि दोनों तरफ एक्सपोजर मिल गया। ठीक है, दोनों के पास बहुत ज्यादा ऑप्शन एटलीस्ट माइंड में उनके आ गए कि अच्छा इस तरह के भी आदमी होते हैं, इस तरह का लाइफस्टाइल भी होता है, आदमी में भी औरत में भी। ठीक है, इस वजह से हमने एक बेंचमार्क जो है ना हमारा स्टैंडर्ड, हमने स्टैंडर्ड बहुत ऊपर ले गए हम। आप ये कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू एक्सपोजर अब हम जितना एक्सपोजर गेन कर चुके हैं तो वो स्टैंडर्ड्स ऑटोमेटिकली ऊपर हो जाते हैं आपके। ऊपर तो नहीं कहूँगा, लेकिन एग्जैक्टली अपॉर्चुनिटीज आपको बहुत ज्यादा नजर आने शुरू हो जाती हैं कि अकॉर्डिंग टू रेस, इसे आप कहेंगे? अकॉर्डिंग टू नहीं, रेस नेसेसरीली नहीं, वैसे ही मतलब कि टू एनी एंड एवरी ह्यूमन, क्योंकि आपके पास जहन में ज्यादा थॉट्स आ गए ना। हाँ। अब आप ओवर थिंक करेंगे। मैं इसी की तरफ ही लेके आने लगा था बात भी। वही चीज है ना, जैसे कोई बंदा कोई एक कपड़े मार्केट में चला जाता है, हाँ, और वहां पे इतनी वैरायटी पड़ी हुई है। अगर जहन में एक थॉट हो तो वो काम हो जाता है, क्योंकि एक ही काम है ना। मिसाल के तौर पे आपने अगर आज मेरे साथ ये पॉडकास्ट करना था और एक ही काम करना था, हाँ। तो फिर आपके लिए बहुत इजी, क्योंकि आपने पूरे दिन का एक ही गोल बनाया, पॉडकास्ट करना है। ठीक है, अगर आपके जहन में यार पॉडकास्ट भी करना है, फिर कहीं जाना भी है, फिर वो 4 दोस्तों से भी मिलना था, फिर वो मैंने शॉपिंग भी करनी है, 5-6 थॉट्स आ गए। अब यहाँ पे अब आप मुश्किल में आ जाओगे, तो सब में आ जाओगे। समझ रहे मेरी बात? ठीक है, मैरिज के साथ भी इसी तरह ही है। जब आपके जहन में आ गया ना ये 1500 ऑप्शंस, पहले आपके जहन में कोई ऑप्शंस थी नहीं, आपको पता नहीं था, उतना एक्सपोजर नहीं था। आपने कहा यार ये मेरे पेरेंट्स ने प्रेजेंट किया, ऐसे ही होते होंगे, मैंने तो सिर्फ अपने बाप को देखा था। अगर मेरे फादर कह रहे हैं कि अच्छा आदमी, तो अच्छा ही होगा। अच्छा होगा। आदमियों का भी इसी तरह ही होता था कि भाई मैंने तो इतनी खवातीन देखी नहीं, अगर मेरी मदर कह रही है कि ये हमने एक लड़की आपके लिए पसंद की, तो अच्छी खातून ही होगी। एक्सपोजर नहीं था, इसलिए वो एक दूसरे से मिलते थे। आपकी फिलोसफीज बिल्ड हुई थी। एग्जैक्टली, तो जो फिलोसफी जो आपने कहा था, जो डेफिनेशंस हमारी बिल्ड हुई हैं जिसके ऊपर, वो उधर से हम आ रही थी हमारे बड़ों से। हाँ, बड़ों से तो खैर अभी भी सॉर्ट ऑफ आ रही होती है, लेकिन अब एक्सपोजर भी आ गया ना, क्योंकि अब सिर्फ वो नहीं रही। मतलब पॉइंट वही है जो आप बता रहे हो। पहले ये था कि आपके पास एक्सपोजर था नहीं, तो जो आपके पेरेंट्स ने बताया आपके लिए वही ट्रुथ था। ठीक है, अब ये कि एक ट्रुथ आपके पेरेंट्स बता रहे हैं, एक ट्रुथ सोशल मीडिया भी आपको दिखा रहा है, और वो कितनी ज्यादा ऑप्शन दिखा रहा है। एग्जैक्टली, लेकिन अब आपका और अब सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस ज्यादा हो गया। एग्जैक्टली। तो द पॉइंट इज टू से कि रसूमात, मतलब एक तो इस चीज का ताल्लुक सब कॉन्टिनेंट से है ना, क्योंकि हम वो 2 नेशन थ्योरी के तहत डिवाइड हुए लोग, हाँ, लेकिन उसी जमीन से आए हुए लोग हैं। सब कॉन्टिनेंट एक ही, कल्चरल नॉर्म्स हमारे वही हैं। एग्जैक्टली, खित्ता वही है। अब पॉइंट पता है क्या, जिस पॉइंट की तरफ मैं जो नैरेटिव बिल्ड करने की हमेशा कोशिश करता हूँ, लोगों का आइडिया, कुछ लोगों का आइडिया जो इसके अगेंस्ट है, वो ये कहते हैं कि कल्चर जो है वो सुपरसीड करता है। मतलब कल्चर ऊपर आता है, आपका दीन वगैरह बाद में आता है। हम कहते हैं भाई जिस दीन के हम मानने वाले, सारी चीजें उसके नीचे हैं, कल्चर, आर्ट वगैरह सारे नीचे आएंगे, उसके मातहत हैं।
मैं कल्चर के तहत अपना रिलीजन मोल्ड नहीं करूंगा या अपना दीन मोल्ड नहीं करने वाला मैं, मेरा दीन के तहत मैं कल्चर मोल्ड करूंगा। हाँ, समझ मेरी बात? अगर मिसाल के तौर पे मेरे कल्चर में शॉर्ट्स पहनना है, एग्जैक्ट, मेरे दीन में नहीं है, तो मैं मोल्ड करूंगा इसको अपने दीन के अकॉर्डिंग। मैं ये नहीं कहूंगा कि अब क्योंकि मेरे कल्चर में शॉर्ट्स पहनी है इसके अंदर दीन को लेके आऊंगा, ऐसा नहीं करूंगा। और फिर आप वाली बात जो हमारा एक बन चुका है, हमने यहाँ पे पार्टी करनी है, वहां पे पार्टी करनी है, हम उसके अंदर से हैं और हमारी कोई अपनी आइडेंटिटी वैसे वाकई नहीं है। एग्जैक्टली, कोई फिलॉसफी नहीं है ना। मैंने जैसे बताया था ना कि प्रॉब्लम क्या हमारी बॉर्डर ये सेग्रीगेट हो गया, टॉपिक सेग्रीगेट हो गया, आइडेंटिटी के अंदर आ गया। एग्जैक्टली, एनी हाउ, तो कमिंग बैक टू द पॉइंट यार, हमारी इन रसूमात जो हम कंपेयर, जो सवाल था आपका बेसिकली, इन रसूमात का ताल्लुक एक तो मैंने आपको टाइम से बताया, टाइम से कैसे एक्सपोजर से, ठीक है, एक्सपोजर बढ़ गया। दूसरा ये है कि हम सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं, सब कॉन्टिनेंट में जो मिली जुली रस्में थी, कुछ हमने उनसे ली, कुछ हमने उनको दे दी, इस तरीके का मामला। तो अब हम लोग शॉर्ट फिल्म से इन्फ्लुएंस्ड है क्योंकि हमारी तरह के लोग हैं ना, जो इंडियंस भी हमारी तरह के लोग हैं। तो जो जिस तरीके से उनकी शादियां होती हैं, जिस तरीके से उनके कपड़े और मामला होते हैं, जिस तरीके से उनके इवेंट्स होते हैं, हम सॉर्ट ऑफ उनकी तरफ इंक्लाइन हो जाते हैं। इंक्लाइन होने की वजह ये कि हम फितरतन ना, हमारा जो नफ्स है, नफ्स इंक्लाइंड होता है फन की तरफ या मजे की तरफ, या जो जिस चीज में उसको लग रहा होता है कि मुझे लज्जत मिलेगी, नफ्स उस तरफ अट्रैक्टेड होता है। नेगेटिव कह सकते हैं इसे, नेगेटिव है ना, इसलिए तो नफ्स का तज़किया करना होता है, नफ्स को अपने नीचे लाना होता है। अल्लाह सब्ज़ ने बोला ना, तो क्या तुमने उस शख्स को देखा जिसने अपने नफ्स को अपना इलाह बना लिया? तो वो ये एग्जैक्टली यही बात है, समझ लो। तो इस सारे मामले का जो आपने सवाल आपने किया था, मैं उसको जरा ब्रीफली बिल्कुल सवाल पे ले जाऊँ। इस्लाम का इस चीज़ से ताल्लुक नहीं, इस्लाम में तो दो चीज़ें हैं सिर्फ, एक निकाह और एक वलीमा, बस। हमने बाकी चीजें देख देख के हर्ट बिहेवियर में अपनी स्टैंडर्ड बना लिया हुआ है, आदमी में भी औरतों ने भी। अभी यहाँ पे आपने एक वर्ड यूज किया, निकाह और वलीमा बस। ये तो आजकल के उलमा भी सारे यही कह रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसका असर कहीं भी नहीं है, ये उसके ऊपर कोई वर्कअप नहीं है, कोई नजर भी नहीं आ रहा। नहीं है ऐसी, उसको बकायदा डिफेंस के अंदर लिया जा रहा है कि हम उसको डिफेंड करेंगे उस पॉइंट को कि नहीं, अब हम इस्तात रखते हैं तो हम कर सकते हैं, हम करेंगे। हाँ बिल्कुल यार, ये चीज ना उसी से लिंक्ड, जिस तरह हमने लास्ट, लेकिन उससे भी ज्यादा, उससे पहले वो नफ्स वाली बात भी है उसके अंदर शामिल। यार उस बंदे की शादी पे 20 लाख लगा था, मैंने 40 लगाना है, वरना मेरी नाक कट जाएगी। बिल्कुल, इस चीज का ताल्लुक तो कल्चर से है ना, ये भी कल्चरल डेफिनेशन है, डेफिनेशन ही गलत है। लेकिन अभी आपने इससे पहले जो बात की है ना, बात मेरे ज़हन से निकल गई है, असर की जो आप बात कर रहे थे ना कि उलमा की बात का असर नहीं है। हाँ। वो बेसिकली बताने की कोशिश करता है कि हमारी ना फिलॉसफी नहीं ठीक। एक चीज़ कि हमें पता ही नहीं है, हमारी बॉर्डर फिलॉसफीज है ना, कुछ बॉलीवुड से आई हुई हैं, कुछ हॉलीवुड से आई हुई हैं, कुछ हम बनना चाह रहे हैं, कुछ हम बचाना चाह रहे हैं कि दीन बचा लूँ, ये बन भी जाऊँ, ये सारे मामला हैं। तो सब जब मिक्स होकर एमैल्गमेशन बनती है तो फिर उसके रिजल्ट जो होते हैं उसमें इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। अब मैं इसका, वो आपने एक बीच में एक बात की, मैं उसको एड्रेस करने लगा था, जिस तरह हमने लास्ट पॉडकास्ट में भी जिक्र किया था ना, बेसिकली कि भाई इस्लाम, अगर आप मुस्लिम हैं तो पावर में आना तो शर्त है, पावर में तो आप आएंगे ही आएंगे। लेकिन ये जो बीच में हमने थोड़ी सी बीच में गेम की हुई है ना कि यार अगर मेरे पास पावर है तो मैं क्यों ना दिखाऊं, और ये वो वाली बात है, मतलब मैं क्यों ना अपने पे लगाऊं, इस चीज का इस्लाम से ताल्लुक नहीं। जिस तरह मैंने आपको पहले बात की थी, मैंने कहा था दरवेशी अंदर की होती है, और दरवेशी जो है वो इस्लाम का ही कॉन्सेप्ट है। दरवेशी का मतलब होता है तज़किया, बेसिकली दरवेशी इज इक्वल टू तज़किया, सिंपली। बाहर जो मेरी जाहिर सूरत है उससे तो इसका ताल्लुक नहीं है, वो मेरी इंटरनल कैफियत का ताल्लुक है कि भाई मैंने किस हद पे जाके मेरा पैमाना लबरेज हो गया था। मतलब क्या इस बात का कि क्या मैंने यही सोचा कि भाई जब तक लेक्सस नहीं आई तब तक बात नहीं बनी, तो जब तक लेक्सस नहीं आएगी मेरा पैमाना लबरेज नहीं हुआ, अब मैं चेज करता रहूंगा लेक्सस को, चाहे वो 50 साल की उम्र में जाके आए। ठीक, मैं कह रहा हूँ इस फलसफे का ताल्लुक इस्लाम से नहीं है। आप पावर हासिल करना चाहते हैं लेकिन आपके अंदर ख्वाहिश नहीं है, वो जरूरत है, इस वजह से हासिल कर रहे हो, क्योंकि गलत को ठीक करना आपने। ठीक है, तो खैर रसूमात इस वजह से क्योंकि हमने बॉर्डर आइडेंटिटी हमारी, हमें अपना फलसफा हमें पता ही नहीं है। और जहां तक आपने बात की उलमा की, अब मेरा ख्याल है आप इस तरफ भी इशारा करना चाह रहे थे कि जब सारे उलमा ये बात कहते हैं तो उनकी बात का असर क्यों नहीं होता। सॉर्ट ऑफ आप ये भी कहना चाहते हैं असर इसलिए नहीं होता क्योंकि उनकी बात जो है ना वो इस ग्रामर में नहीं है जिस तरह की ग्रामर यूथ सुनती है। उनकी बात अट्रैक्टिव नहीं है। यूथ को जब वो चेहरा, वो सारी फ्रेम नजर आता है, वो सारा हुलिया नजर आता है, यूथ को लगता है कि यार ये तो पुराना आदमी है, कोई पता नहीं क्या किस किस्म की पुरानी बातें करेगा, मेरे साथ इसकी बातों में एडवांस नहीं है, ये दकियानूसी इंसान है। और बात पता क्या है कि यूथ को गलत लगता भी नहीं है ना। बात ये होती है कि आपने हर एरा में, ये दीन का तकाजा कि अपने आप को एरा के तकाजों के मुताबिक अपने आप को बिल्ड करना होता है ताकि सही और गलत की डेफिनेशन आप बरकरार रख सको। मतलब आप उनकी लैंग्वेज के अंदर जो है उनको बताएं। हाँ, अली इब्न अबी तालिब का ये गालिबन कौल है, इसी के अकॉर्डिंग, इसी उसका मफहूम यही है कि बेसिकली अपने बच्चों को अपने अकॉर्डिंग नहीं करो आप, उनके जो नए जमाने के तकाजे हैं उसके अकॉर्डिंग उनको आपने, मतलब बच्चों के मुताबिक आप ही बच्चे बन जाओ। यस,
बच्चे बन जाओ से मुराद है कि उससे खाने के लिए तो बच्चे बनेंगे ही ना आप। हाँ, अगर आप ठीक है। अपनी लैंग्वेज में उसको बात करते जाएंगे उसको समझ ही कुछ नहीं आ रहा। अच्छा, इसके अंदर अभी हमारे क्वेश्चन दो क्लियर हो जाते हैं, जिसमें एक इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज क्या था वो भी हल्का सा डिस्कस आपने कर दिया, वलीमा और निकाह, वलीमा और निकाह। एज सिंपल एज इट कैन गेट। गालिबन अब्दुर्रहमान बिन औफ थे, कोई और साहबी थे, तो उन्होंने अर्ज किया एक हदीस का वाक़या कि ना अल्लाह के रसूल आए तो उन्होंने ना उनके चेहरे पे कुछ लगा हुआ था, खाने का कुछ दाग था, तो अल्लाह के रसूल ने बताया कि ये क्या है, या खाने का था या सैफरन था, कुछ था लगा हुआ, ज़ाफ़रान था समथिंग। तो अल्लाह के रसूल ने पूछा ये क्या, तो उन्होंने बताया कि ना मेरा भी निकाह हुआ है। तो अल्लाह के रसूल ने उस पर इस तरह रिएक्ट नहीं किया कि यार आपने बताया ही नहीं अगर निकाह हो गया, इस तरह नहीं, क्योंकि इट वाज अ वेरी नॉर्मल थिंग। समझ आया मेरी बात? वरना अल्लाह के रसूल कहते हैं यार तुमने निकाह कर लिया, तुमने मुझे बताया ही नहीं। ये नहीं बोला, सिर्फ बोला कि बस वलीमा करवा देना, बस। हाँ, मतलब इट वाज अ वेरी नॉर्मल थिंग। मेरा कहने का मतलब यार- उसका हवा नहीं बनाया हुआ था, करोड़ रुपया जमा करो फिर शादी पर, ये वाला सीन नहीं था ना। हमारे तो व्हाट्सएप के ऊपर भी अगर वैसे इनविटेशन आ जाए और दूसरा इनविटेशन आए तो हम तो उसके ऊपर भी ठीक है रिएक्ट करके हम कहते हैं ये कोई तरीका होता बुलाने का। वही बात है ना, मैरिज को हवा बना दिया है। इट शुड बी मेड एज सिंपल एज उस बंदे पॉसिबल। को 3 कार्ड भेजे, मुझे 2 भी भेजे। बस ये जब फलसफा ठीक ना हो तो फिर इसी तरह की छोटी छोटी बातों पे हम अपने आप को अपने अंदर की सेटिस्फेक्शन लेकिन बात ये है कि ये इतना आपके अंदर बस सोसाइटी के अंदर ये चीज इंटीग्रेट कर चुकी है, इतनी इंटीग्रेट कर चुकी है, इसको कैसे फिर एड्रेस किया जाए, इन इश्यूज को कैसे एड्रेस किया जाए? कैमरे पे नहीं दोस्त, इसका हल है ये चीज, इसके थ्रू ये मतलब ये चीज क्या है, ये पावर है। दिस इज द पावर टू इन्फ्लुएंस। अब मैं कहना क्या चाह रहा हूं, वन ऑफ द टूल्स टू इन्फ्लुएंस, one of the tools, okay. अगर मैंने अपने आप को सही फलसफे में बिल्ड नहीं ना किया तो फिर मैं इन्फ्लुएंस नहीं कर सकूंगा, या फिर इन्फ्लुएंस तो कर जाऊंगा लेकिन गलत तरफ इन्फ्लुएंस कर दूंगा। बात क्या है, व्हाट माय पॉइंट इज टू से कि जिन लोगों के पास किताब है ना, हम लोगों का क्या ईमान है कि किताब के अंदर सही डेफिनेशंस हैं, ठीक है, वो एक किताब है उसके अंदर सारी डेफिनेशंस ठीक लिखी हुई हैं, ठीक। जो उस किताब का कस्टोडियन है ना, जिसने पढ़ी हुई है, वो इतना अट्रैक्टिव ही नहीं अपने मामले को बना पा रहा कि वो उसकी जो बातचीत है ना वो यूथ में ट्रांसलेट हो सके। अभी मैं इस चीज की तरफ इशारा नहीं कर रहा कि आप वो ठीक बात करें या गलत बात करें, दैट्स अ सेपरेट डिबेट, ठीक है। लेट्स अज्यूम कि बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, तो वो लोगों में ट्रांसलेट क्यों नहीं हो पा रही? ट्रांसलेट इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि वो यूथ के जो तकाजे हैं ना, मॉडर्न डे तकाजे हैं, वो अंडरस्टैंड ही नहीं करते। अब मैं साल के तौर पे, अभी हम 2026 में रहते हैं, मैं किसी को बोलूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो क्या, हाँ नाम सुना था, पता नहीं क्या होता है, तो मुझे ये समझ आ जाएगी कि इसका अभी के एरा से जो मामला अभी चल रहे हैं, इसको इन चीजों का इतना आइडिया नहीं है, अप टू डेट नहीं है। तो अब मैं बता रहा हूँ कि अप टू डेट रहना इस्लाम में फर्ज है, आपको रहना पड़ेगा, वरना मैं अगर अभी भी 1950 में जी रहा हूँ तो फिर 2026 के सवालात के जवाब नहीं है मेरे पास, क्योंकि मैं 1950 में रहता हूँ, ठीक है, सिंपल। तो अपने आप को मॉडर्न अप टू डेट करना पड़ेगा, और ये अब जिम्मेदारी ना हम लोगों पे आगे भी, आप पे और मुझ पे आगे भी जिम्मेदारी। मुझे जो लगता है ना, जो लोगों ने क्या किया भला, अप टू डेट रहते हुए जो आजकल की करंट रसूमात है वो भी इसी तरह शादी में उन्होंने डाल दी है। उसके ऊपर तो ये सारे अप टू डेट हैं। हाँ, लेकिन वही मैंने जैसे बताया, मैंने कहा उसमें प्रॉब्लम क्या, फिलॉसफी का इशू है, उनको ठीक फलसफा नहीं पता। तो मैंने बताया 2 चीजें हैं, ठीक फलसफा और मॉडर्न डे ग्रूमिंग कह लो आप, सॉर्ट ऑफ। ठीक है, ठीक फलसफा इन द राइट ग्रामर। अगर ठीक फलसफा ग्रामर ठीक नहीं है, उस जुबान में नहीं बता रहे जिस जुबान में लोग सुनते हैं, ठीक है, तो नहीं समझ आएगी। ओके। और गलत फलसफा ठीक जुबान में बताएंगे, वो लोग सुनेंगे, उस पर इन्फ्लुएंस भी होते हैं, लेकिन आपने इन्फ्लुएंस गलत कर दिया ना, गलत तरफ इन्फ्लुएंस कर दिया। सो दैट इज योर आंसर। हाँ चलो, इसमें अब हमारी 2-3 चीजें कवर हो जाती हैं कि शादी क्या है, आपने बताया कॉन्ट्रैक्ट है, बिल्कुल। सेकंड चीज आ गई कि इस्लाम में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, और इस्लाम के अंदर शादी किसे कहते हैं, और ये कितना सिंपल एक प्रोसेस आपने बड़े सिंपल करके बयान कर दिया। बिल्कुल। तो उम्मीद है कि हमारी ऑडियंस भी जो है ना इसे सिंपल ही रखे और लेगी भी इंशाल्लाह। अच्छा, इसके अंदर मैं एक जरूरी आपने रसूमात का क्योंकि टॉपिक एक चीज है जो मैं बल्कि इस पॉडकास्ट के तवज्जुह से मैं बल्कि जरूरी समझता हूँ, बताना चाहिए मुझे, क्योंकि ये चीज मैंने अपने पे इम्प्लीमेंट की हुई है। आई एम नॉट मैरिड एट द मोमेंट, लेकिन ये चीज मैंने सोची कि ऐसे ही होगा इंशाल्लाह जब मैं शादी करूँगा। देखिए, जो शादी है ना, निकाह जो करने का अमल है, बेसिकली क्या होता है, एक मौलवी साहब आते हैं और वो कुछ एक डॉक्यूमेंट लाते हैं और वो कुछ कुरान की आयत पढ़ते हैं और वो 3 दफा पूछते हैं कि कबूल है, कबूल है, कबूल है, ये खातून आपके निकाह में दिया जाता है इस हक महर के, बस क्या आपको कबूल है। ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। अगर ये मैंने अपनी शादी पे खुद ना किया या मेरे किसी दोस्त ने आगे मेरा निकाह ना पढ़ा तो फिर हम फेल हो गए, फिर हम बातें करते रह गए। समझ मेरी बात? मतलब मैं समझा, एक्सप्लेन करता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि निकाह करने का जो मामला है ना, वो कोई मुश्किल मामला नहीं है। हमने बेसिकली बना दिया कि मौलवी साहब की ड्यूटी है। हाँ, ठीक है। जो पहले जमाने में भी जो निकाह होता था, पहले तो मौलवी का प्रोफेशन ही नहीं था, प्रोफेशन नहीं था, अल्लाह के रसूल का जो टाइम था, बस 2-4 गवाह इकट्ठे हुए, ये
2 लड़के की साइड से 2 लड़की की साइड से। बस 2-4 गवाह इकट्ठे हुए, 2 लड़के की साइड से 2 लड़कों की साइड से, और निकाह पढ़ा दिया जाए। बिल्कुल एग्जैक्टली, क्योंकि वो जिस तरह मैंने पहले और अर्ज किया, दोस्त आप आपस में, अगर फैमिली पढ़ा रही है, दोस्त पढ़ा रहे हैं, हाँ बिल्कुल, वो आप पे डिपेंड जिस करता तरह है। मैंने पहले भी अर्ज किया ना कि उनके द पॉइंट इज कि कोई मौलवी प्रोफेशन एग्जिस्ट नहीं करता था। और यही जिस तरह मैंने बोला कि कल्चरल शिफ्ट आती है इस तरीके से कि जेन अल्फा और जेन जी, इनको कल्चरल शिफ्ट अगर लेके आना तो इस तरीके से आएगा कि जो चीज़, क्योंकि हम राउट कर रहे हैं जैसे पहले होता था, हमारी सारी बात का ताल्लुक इस चीज़ से था, मेक मैरिज सिंपल, जिस तरह असल था जो अल्लाह के रसूल करवाते थे, जिस तरीके से, जिस नहज पे उन्होंने शादी करवाई, तो उसमें मौलवी प्रोफेशन का कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है। हमने नेसेसिटी के तौर पे बना दी, वही सेकुलर वाली बात जो हमने लास्ट टाइम भी की थी कि हमने दोनों चीजों को कर दिया सेपरेट, इस वजह से हमें एक प्रोफेशन क्रिएट करना पड़ गया। एग्जैक्टली, तो दैट्स द पॉइंट कि शादी इस तरीके से की जाए, और जेन जी और जेन अल्फा उनकी ड्यूटी है कि वो अब खुद इस तरीके से निकाह करवाएं। अब वो इसमें एटलीस्ट लीड लें। एग्जैक्टली। लेकिन अभी हारिस भाई देखिए, अब जब हम वेस्ट की मैरिजेस देखते हैं, वो हमें देखने में तो बड़ी सिंपल लगती हैं, मतलब जितने का एक्सपोजर मेरा है फॉर एग्जांपल, या मूवीज वगैरह में भी देख लें, उसमें तो वो बड़ी सिंपल रख रही, तो क्या वो किस चीज को फॉलो आप नहीं, उधर भी सिंपल नहीं है, वो उधर भी इसी तरह का ही मामला है। अपने उनके अपने डिजीजेस हैं, अपने मसाइल हैं, उधर भी क्लास जो डिफरेंस है वो एग्जिस्ट करता है। ओके ओके, जो कर सकता है, जिसके पास पैसे हैं, इस्तात है, वो फिर लगा रहे हैं उसी टाइम वो डेस्टिनेशन वेडिंग्स कर रहे हैं कि भाई हमने इस मुल्क में हम रहते हैं और हमने उस मुल्क में जाके शादी करनी है, ये होटल्स बुक होंगे और ऐसा सारा कुछ हो रहा है। ओके, सेकंड क्वेश्चन की तरफ हारिस भाई मूव करते हैं इंशाल्लाह। तो चलो, ये तो सारा कुछ आ गया मैरिजेस के हवाले से। तो अब मैरिजेस ना करना, अच्छा, जैसे बड़ा मशहूर है रहबानियत का एक कॉन्सेप्ट, शायद आपने सुना हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है कि रहबानियत क्या चीज़ है? यार, रहबानियत का मतलब बड़ा सिंपल सा होता है, अगर सिंपल टर्म्स में उसको एक्सप्लेन करना है, कि आपने समझ लिया कि दुनिया के अंदर जो आप काम करने आए थे, उसका सारे के सारे काम का ताल्लुक था हुकूक अल्लाह से। ठीक। और हुकूकुल इबाद आपने कम्प्लीटली माइनस कर दिया। इसका मतलब क्या है कि मेरे माँ बाप ने मुझे पैदा किया है, ठीक है, मेरी माँ ने 9 महीने अपने शकम में रखा मुझे, ठीक है। अब मेरी कुछ ड्यूटीज हैं, जिस तरह ड्यूटीज और राइट्स की हमने बात की थी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, उस तरह मेरी कुछ ड्यूटीज और कुछ राइट्स हैं अपने पेरेंट्स को लेके, ठीक है। रहबानियत का मतलब ये होता है कि मैं ये सारी चीज को साइड पे कर दूं और मैं कहूँ यार ये इंपॉर्टेंट चीज नहीं, मेरा से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं सेपरेट कहीं अपना करने जा रहा हूँ, मैं किसी गुफा में जा रहा हूँ, मैं किसी केव में जा रहा हूँ, ओके, बाहर में जा रहा हूँ मैं, ठीक है, या मैं किसी जंगल में जा रहा हूँ और मैं सिर्फ अब मेडिटेट किया करूंगा, बस मैं योगा किया करूंगा, ठीक है। और ये सारी दुनिया के जो मामला है मेरा इससे ताल्लुक नहीं है। अब ये जो तरीका है, ये बुद्धिज्म में तो हो सकता है, इस्लाम से इसका कोई ताल्लुक नहीं। इस्लाम में तो हुकूक अल्लाह जो है, अल्लाह अज़्ज़ व जल कहते हैं कि उसकी माफी, हुकूकुल इबाद की तो माफी नहीं है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम छोटी सी एप्लीकेशन की बात करें कि भाई एक औलाद थी किसी माँ बाप की, उसने कहा भाई मेरा ताल्लुक नहीं, मैं तो बड़े इंपॉर्टेंट काम करने जा रहा हूँ, तो मैं रहबानियत की राह मैंने इख्तियार की। तो अब आप जब आपके माँ बाप आपको याद कर रहे हैं और वो सोच रहे हैं ना, याद करने से बरात गम की वजह से नहीं कह रहा, किसी वजह से उन्होंने कोई आपसे काम रिक्वायर्ड था उनको, जो आप पहले करते थे, अब आप नहीं कर रहे, तो ये आपका फर्ज था कि आपने करना था, लेकिन अब आप नहीं कर रहे, तो इसका मतलब आपने हुकूकुल इबाद में माइनस करना शुरू कर दिया। अब ये बड़ा एक अच्छा केस बनता है एक्सट्रीमिज्म का। एग्जैक्टली। एक रहबानियत की तरफ भी अगर हम जाते हैं तो हम फिर कहते हैं कि हमने शादी करनी ही नहीं है, ठीक है, और अगर करनी है तो फिर ना, और देख रहे हैं दोनों एक्सट्रीम्स एग्जैक्टली किस तरह टच कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, आप कह रहे हो, ये भी मसला हमारा म्याना रवि नहीं है ना, बीच का रास्ता नहीं है, जो सीधा रास्ता है वो नहीं हम इख्तियार करते हैं, कंप्लीटली लेफ्ट या कंप्लीटली राइट। अब हम बीच का रास्ता कहाँ पे ढूंढते हैं कि अच्छा अब शादी करने लगे हैं, अच्छा यहाँ पे इतने पैसे लगने हैं, जो उसके अंदर फिर हम जो हमारी रस्म आता है उसमें एक म्याना रवि से ये रस्म होनी चाहिए, ये रस्म हमें पसंद है तो हम ये रख लेते हैं। बिल्कुल। तो वो अपने कल्चरल नॉर्म्स की वजह से जो रस्म उनको पसंद है, हाँ एग्जैक्टली, हर्ट बिहेवियर। और जो आपने पहले सवाल किया ना, उसकी तरफ मुझे एक हदीस उसके ज़मन में याद आ गई, मफ़हूम ही बयान करूँ, बेसिकली हदीस है अल्लाह के रसूल की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुछ सहाबी अल्लाह के रसूल के पास आए और यही सेम मोरलेस इसी के राउंड इशू था जो हम अभी बात कर रहे हैं ना, कि क्या शादी करनी भी चाहिए कि नहीं, इसी के राउंड ही बात थी। वैसे तो शादी ना हो पाने का इशू था, लेकिन मोरलेस इसी चीज के राउंड ही बात थी। तो वो अल्लाह के रसूल के पास आए, उन्होंने कहा कि हम सोचते हैं कि हमारी जो एक अर्ज है, सेक्सुअल अर्ज है हमारे अंदर, क्योंकि हम जवान आदमी हैं, 2-3 आदमी थे, साहब थे, तो हम समझते हैं कि हमारे कई मामला इस चीज की वजह से डिस्टर्ब रहते हैं, हम कुछ और लाइफ में करना चाह रहे थे, लेकिन सेक्सुअल अर्जेस होती हैं, उसको कंट्रोल करना पड़ रहा होता है। तो उन्होंने कहा कि इतने एक्सट्रीम पे चले गए, उन्होंने बोला कि हम सोचते हैं अपने वो कैस्ट्रेट कर लें, हम ये अपना जो ऑर्गन है इसको ही खत्म कर दें ताकि हमें मसला ही ना हो। तो अल्लाह के रसूल ने उनको मना किया कि कैसी बात कर रहे हो तुम, मतलब वही उस चीज का ताल्लुक उसी चीज से, रहबानियत से, कि तुम लोग कैसे बिल्कुल ही सेपरेट होने की बात कर रहे हो जिस चीज का ताल्लुक फितरत से नहीं। तो इट इज जस्ट लाइक दैट
कहने का मकसद क्या है कि इस्लाम में अल्लाह के रसूल ने बताया कि जिसकी इस्तिताअत हो ही शुड मैरी। अल्लाह के रसूल ने ये नहीं बताया कि जिसकी इस्तिताअत हो उसको कर लेनी यही चाहिए। मेरा अगला क्वेश्चन था हारिस भाई, ये आपने बड़ा अच्छा जो है ना एक फुल फ्लो में आप लेके आए इस चीज को। तो इसमें क्वेश्चन यही है कि एक सबसे पहला क्वेश्चन ये कि आप इस्तिताअत रखते हैं और फिर आप शादी नहीं कर रहे, ठीक है, और इस्तिताअत लफ्ज से इस्लाम क्या कह रहा है, और जो इस्तिताअत नहीं रखते, ये थर्ड क्वेश्चन है, वो क्या करें? वो क्या करें। ठीक है, सबसे पहले तो ये बता इस्तिताअत का मीनिंग, हाँ सबसे पहले तो बता देते हैं कि इस्तिताअत का मीनिंग मल्टीपल मीनिंग है। हम सोसाइटी में क्या है हमारे यहाँ, तो एग्जैक्टली हमारे यहाँ तो बड़ा एक सिंपल सा मीनिंग लिया जाता है सबसे पहले, तो वो है पैसे। ठीक है, क्योंकि बाकी चीजें अंडरस्टूड होती है ना, फाइनेंशियल कैपिटल। फाइनेंशियल आजकल डिग्री नहीं की, एग्जैक्टली, और ये भी उसके हाँ, अलावा बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, जॉब नहीं लगी, हाँ बिल्कुल, स्टेबिलिटी नहीं करियर है। नहीं अभी लेकिन develop अब हुआ। इस्तिताअत का स्टैंडर्ड जो हमारे यहाँ पे बन चुका है वो तो यही है कि मेल्स के लिए फॉर एग्जांपल 30 से 35 इयर्स, फीमेल्स के लिए 25 से 30 के राउंड अबाउट, मतलब अपने ये आप को उनकी- बिल्ड करते, जो इस्तिताअत की Exactly. डिमांड्स हैं वो पूरी करते करते इस एज में वो चले जाते हैं। एग्जैक्टली। तो आप इस चीज, हाँ हाँ, अब इसके ऊपर यार बड़ी सिंपल सी बात है, देखो हमारे यहाँ तो मेन जो कंसर्न जिसको बताया जाता है ना इस्तिताअत का, वो कंसर्न है सिर्फ पैसे। ठीक है, पहले ये सिर्फ आदमियों पर रखी जाती थी बात, अब ये खवातीन पे भी आ गई हुई बात कि लड़के के जो वालिदैन है वो लड़की से भी पूछ रहे होते हैं, या लड़की के पेरेंट्स से पूछ रहे होते हैं कि आपकी लड़की जॉब कहाँ पे करती है, कि क्या उसकी अर्निंग है। अब तो माशरा इस तरफ भी आ चुका है, इवन दो कि इस्लाम में ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है, मतलब इफ शी वांट्स टू वर्क शी कैन वर्क, लेकिन उससे ये कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, उसका शोहर भी इस पोजीशन में नहीं कि उससे पूछ सके कि यार आपके पैसे किधर है मुझे दो, बल्कि ये कि शोहर के पैसे जो है वो उसके हैं, और हम तो बड़ा इसमें फख्र महसूस करते हैं, खुश हैं हम इस पे, अल्लाह की इस तकसीम पे बिल्कुल राजी हैं हम कि जो आप शोहर का माल है उसमें बीवी का हिस्सा है, और Exactly. बीवी का जो माल है उसमें शोहर का हिस्सा नहीं है उस तरह, इसको हक समझते हैं देना जो है एग्जैक्टली जो हक है उनका। तो बेसिकली प्रॉब्लम है कि इस्तिताअत हमने अब जो बना दी हुई है ना, वो कुछ की जो स्टैंडर्ड जो आपने जिक्र किया कि इस्तिताअत आपकी तब तक नहीं बनी जब तक आपने डिग्री नहीं की, फिर डिग्री के बाद जब आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हुए, ठीक है, या आपके पास मालो ज़र नहीं है, क्योंकि जो बाकी चीजें ना इस्तिताअत से रिलेटेड, कि क्या वो मेंटली तैयार है कि नहीं, क्या वो फिजिकली तैयार है कि नहीं, क्या वो दीन को समझता है कि नहीं, कि दीन के क्या तकाजे होंगे उससे मैरिज के बाद, तो ये इस चीज को तो हम इस्तिताअत नहीं समझते हम। अब मैंने ये बेसिकली क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि आपको मुआशरे में इस्तिताअत किस चीज को कहा जाता है, मुआशरे में सिर्फ पैसों को इस्तिताअत कहा जाता है। अगर आपके पैसे हैं तो आप कर लें शादी, आप कर सकते हैं, लेकिन इस्तिताअत का असल मतलब क्या है, देखें इस चीज का भी ताल्लुक ना उसी चीज से जो हमने पहले डिस्कस की कि मुआशरे का जो स्टैंडर्ड ऑफ मैरिज है वो बहुत ऊपर चला गया हुआ है। इसका मतलब जैसे एक मिसाल के तौर पे कहा जाता है कि सिविक वाला लड़का, इसका मतलब अगर सिविक नहीं है तो फिर तो आप घर जाएं, छोड़ें, आप शादी की बात कैसे ली आपने, गुनाहगार आदमी आप, समझ रहे हैं मेरी बात, ये स्टैंडर्ड ऊपर चला गया ना। मेरा कहने का मकसद ये है कि देखो मेहरान भी गाड़ी ही है वैसे तो, मैं एम नॉट सेइंग कि इसमें करो या उसमें करो, वो मेरा कंसर्न नहीं, मैं एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट एग्जांपल। हाँ, गाड़ी तो मेहरान भी है, लेकिन आपने कहा भाई सिविक स्टैंडर्ड है, सिविक के बगैर नहीं होती शादियां, ठीक है, दैट्स अ प्रॉब्लम। आपने इस्तिताअत बना दी ना इसको, आपने कहा ये इस्तिताअत होगी तो फिर शादी करने आना वरना मत आना, ठीक है, दैट्स अ प्रॉब्लम। बता रहा हूँ इस्लाम में जो इस्तिताअत का ताल्लुक है वो एक सबसे पहले तो आपकी फिजिकल मैच्योरिटी, कि फिजिकली आर यू केपेबल, लेकिन यहाँ फिजिकल मैच्योरिटी के अंदर तो बायोलॉजिकली तो हम 14 ईयर से 13-14 से बिल्कुल स्टार्ट हो जाता है, बिल्कुल। और यहाँ पे भी आपका कॉन्स्टिट्यूशन तसादुम में आ रहा है ना, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन आपको कह रहा है कि जब 18 इयर्स का जो शख्स होता है वो एडल्ट होता है। अब यहाँ पे अब गवर्नमेंट का भी एक हिस्सा आ गया, गवर्नमेंट ने अपनी भी एक अपनी इनपुट तो देनी है, फिर जाहिर सी बात है वो तो हर जगह पे देते हैं। और सर इनपुट, द प्रॉब्लम इज इनपुट अपनी दे, मुझे तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। इनपुट ये कि आपका बोरोड इनपुट है ना, हमारा दीन तो ये नहीं कह रहा कि 18 साल में ही जाके एक आदमी बालिग होता है। एक सिस्टम है जो कहता है, जहां से हम बोरो करते हैं अपना सारा कॉन्स्टिट्यूशन, वो कहते हैं कि भाई 18 साल की उम्र में जाके कोई एडल्ट बनता है, या जो है वो अब इस काबिल है कि उसका आईडी कार्ड बनाया जाए, सारा कुछ, क्योंकि हम बोरो करते हैं। तो दीन से अगर मैं दीन की इस्तिलाह से बात करूं तो मैच्योरिटी का 18 इयर्स कोई स्टैंडर्ड नहीं है सबसे पहले तो, दैट इज वन क्लियर थिंग। जिस तरह अभी आपने अर्ज किया ना कि बायोलॉजी आपकी 14-15 में आपको रिक्वायर करना शुरू कर देती है कि भाई मैं बालिग हो चुका हूँ। अब द थिंग इज कि अगर हम इसको एप्लीकेशन में लेके जाए ना, तो यहाँ पाकिस्तान में रहता हुआ कोई 14-15 साल का लड़का वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो शादी कर सके। फिजिकल उसकी बायोलॉजी को अगर हम छोड़ दें तो ना वो मेंटली तैयार है ना वो फाइनेंशियली तैयार है, ऐसी है। अब क्योंकि हम इस्तिताअत को समझने की कोशिश कर रहे हैं, मेरा जो पर्सनल इस पे एनालिसिस है ना, पहले तो मैं चलो इस्लाम की बात कर देता हूँ। मैंने आपको बताया कि इस्लाम में फिजिकल मैच्योरिटी जरूरी है सबसे पहले इस्तिताअत के लिए, कि बायोलॉजिकली आप शादी के लिए तैयार है कि नहीं, मेंटली आपने वो कंटेंट कंज्यूम किया हुआ कि नहीं, आपको समझ है कि नहीं कि शादी के फराइज क्या हैं, ड्यूटीज क्या हैं, राइट्स क्या हैं, ठीक है, शादी को ड्राइव किसने करना है,
ठीक है। एक खातून जो है और जो उस खातून से होने वाले बच्चे जो है वो आदमी की रैयत में आते हैं, मतलब यू आर आंसरेबल फॉर देम। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने सिर्फ आपसे आपका सवाल नहीं करना। ये मैरिज का जो इंस्टीट्यूट है उसका ताल्लुक इस चीज है ना, ये अगर आपको इल्म ही नहीं है, एक लड़का जी शऊर ही नहीं है इस हवाले से कि आई एम गोइंग टू बी आंसरेबल फॉर माई वाइफ एंड माई किड्स, अगर आपको इस चीज का इल्म नहीं है तो आप शादी के लिए तैयार नहीं ना हो। ये बड़ी बेसिक सी मैं बात था। हालांकि इसमें काफी डिटेल आ जाती है ना, क्या क्या खातून के राइट्स हैं और खातून के बेशुमार राइट्स हैं, अल्लाह की कसम बेशुमार राइट्स हैं, जो कि हम क्योंकि अंडरस्टैंड ही नहीं करते। और अभी भी जो हमारी इनफैक्ट ये सारा मसला चलता है ना, जो क्या नाम है फेमिनिज्म वाला या जो औरत मार्च वाला इशू चलता है, वो इसी वजह से चलता है क्योंकि खवातीन भी अवेयर नहीं है उनके क्या क्या राइट्स हैं दीन में, और आदमी भी अवेयर नहीं और ना आदमी दे रहे हैं। लेकिन अभी देखा जाए तो यूथ जो है वो इस तरफ जा रही है, मतलब अपने राइट्स को पहचान रही है, या मेरे और पहचान रही है, क्वेश्चन करने पे आ गए हैं, लेकिन लॉजिक पे आ गए हैं, दीन पे नहीं है, लॉजिक पे तो बिल्कुल आ गए, सवाल उठाना शुरू कर दिए, सवाल उठाना शुरू कर दिए। वो तो दैट इज वेरी राइट ऑफ देम। और इसीलिए तो मैंने बात की ना जेन जी और जेन अल्फा की, इनसे ही उम्मीद है। लेकिन अभी मेरा ख्याल उनको सही चैनल करने के लिए उनको थोड़ी सी किताबें खोलनी पड़ेगी, बस ये बात है। क्वेश्चन के ऊपर आगे, क्वेश्चन पे आगे, अब उसे चैनल करने के लिए हमें एक रिसोर्स चाहिए, सोर्स चाहिए, सॉरी बिल्कुल। वो सोर्स कहाँ से आ रहा है? वो किताब से आता है, वो बुक से आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। तो खैर इस्तिताअत बेसिकली ये मैंने आपको सर्च किया ना, अब फाइनेंशियल जो मामला होता है ना वो आदमी ने देखना होता है, आदमी पे फर्ज है, यही अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने कवाम बनाया इसलिए ना, क्योंकि वो खर्च करता है, ये बताया अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने। तो द पॉइंट इज कि खर्च तो करना है बिल्कुल उसने, और एक सिस्टम बना के देना है, एक प्राइवेसी का भी ख्याल करना, सारा कुछ। लेकिन मैंने जैसे अर्ज किया सेफिक और मेहरान को, उस तरह मैं कंपेयर कर दूंगा एक कनाल का घर या एक मरले का घर। मसला ये है ना, द पॉइंट इज कि एक मरले के घर में भी अगर जिसको सेंस क्लियर है वो शादी का इंस्टीट्यूशन चला सकता है। हाँ। लेकिन क्या हमारी सोसाइटी रेडी है कि नहीं? सोसाइटी कह रही है कि एक मरले तूने सोचा कैसे, तू गुनाहगार आदमी, तूने शादी की बात कैसे कर? सोसाइटी के अंदर तो जो कॉन्सेप्ट है वो तो कम से कम एक कनाल तो होना चाहिए, वही ना, कम से कम। तो दैट इज द प्रॉब्लम। ये इस्तिताअत से रिलेटेड मसाइल हैं। और जो आपका सवाल था कि शादी किस की इस्तिताअत क्या था, शादी की इस्तिताअत से रिलेटेड है। इस्तिताअत जो एक तो आगे इस्तिताअत का मतलब वो बनती कैसे है, जो लेकिन जो हमारे स्टैंडर्ड्स वो हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन डिग्री और वो सब के वो, हाँ, ये भी कोई दीन के अकॉर्डिंग कोई स्टैंडर्ड नहीं है। अच्छा, एक बात इसके ज़मन में मैं करनी थी, बहुत जरूरी थी। अब ये सब बातें मैं कर रहा हूँ ना, तो जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको ये लग रहा है कि यार इसको भी एप्लीकेशन का इन चीजों की पता नहीं है, तो ये अभी सतही बातें हो रही हैं, क्योंकि अभी एप्लीकेशन में नहीं है। और अल्लाह की कसम जब एप्लीकेशन में आते हैं तो काफी ज्यादा नेटिग्रिटीज इन्वॉल्व हो जाती है। लेकिन मैं इसमें छोटी सी बात कर दूं ताकि लोगों को मेरी बात समझ में आ जाए। व्हेन आई से कि डिग्री कोई स्टैंडर्ड नहीं है, इसका मतलब ये है कि आपका जो एजुकेशन सिस्टम है ना, मैं उससे एग्री नहीं करता कि एजुकेशन 16 साल की एजुकेशन या 17 साल की एजुकेशन के बाद आप कहते हैं कि हाँ अब जाके आप इस पोजीशन में आए हैं कि अब इसके बाद आप पैसे कमाना शुरू करेंगे, ठीक, ये नहीं करेंगे। तो इससे मतलब वहां से भी अभी 10 साल और चाहिए जी। इसमें असल प्रॉब्लम ये है कि आपका जो इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन है वो करप्ट है, आपका करिकुलम ऑफ एजुकेशन जो है वो, और उसको प्रूव कर रहे हैं जैसे यंग आजकल एंटरप्रेन्योर्स जो यंग कर रहे हैं वो प्रूव कर रहे हैं इसको, वो गलत प्रूव कर रहे हैं। एग्जैक्टली। द पॉइंट इज कि भाई जो 18 साल का लड़का है, या लेट्स अगर 18 को हम बेंचमार्क रख लेते हैं, वैसे तो मैंने बताया ना 18 इज नॉट अ बेंचमार्क, 17 रख लें लेट्स से। आप 17 साल के लड़के और लड़की को इनेबल क्यों नहीं कर रहे? आप उनको दो चीजों में इनेबल क्यों नहीं कर रहे? एक चीज कि उनको दीनी तौर पे इस चीज के लिए रेडी, उनको पता हो कि भाई शादी क्या होती है और क्या मेरी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं इसके मुझसे, दैट्स वन थिंग। दूसरी बात है कि आदमी को इस एज तक आप इनेबल क्यों नहीं कर रहे? आप उसको डिले में आपने डाला क्योंकि एजुकेशन बिजनेस में पैसे लेने हैं। 17 साल आप खुद देखें, मैं अगर बड़ी एक पर्सनल सी एग्जांपल दे देता हूँ। मैं जब एफएससी में था, ठीक है, या जब आप थे लेट्स से एफएससी में, ठीक है, उस पॉइंट पे मुझे लगता है कि हम 17-18 साल के जब थे तब भी मैं बखूबी इस पोजीशन में था कि जो चीजें मैं अभी कर रहा हूँ या जिस तरह जो मेरा काम की नोयत है मैं उसको अंडरस्टैंड करने की पोजीशन में तब भी था। अगर मैं 17-18 साल की उम्र में उस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए 1.5 साल लगाता, मुझे तब भी समझ आ जानी थी। समझ, बड़ी बेसिक सी मैं बात करूँ, एक बेसिक ह्यूमन एग्जाम्पल देखिए जो सारे लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे बीपीओज बड़े कॉमन है। बीपीओ से मुराद है जो कॉल सेंटर्स का कॉन्सेप्ट है। तो कॉल सेंटर्स में वो सारे लड़के आए होते हैं, 17-18 के लड़के भी आए होते हैं, तो वो पैसे कमा रहे होते हैं, 1.5-2 लाख तो कम से कम कमा रहे होते हैं। तो इसका मतलब है कि हिंड्रेंस कोई और थी। हिंड्रेंस उम्र नहीं थी कि भाई अब तुम 23-25 के हो गए तो अब तुम रेडी हो पैसा कमाने के लिए। हिंड्रेंस कोई और थी कि किसी सिस्टम ने पैसे लेने थे आपसे, तो वो पैसे ले रहे थे, उन्होंने डिले किया हुआ। ठीक है, तो पैसे स्टैंडर्ड है समवट, कितने होने चाहिए ये एक सवाल है। दूसरी बात है कि एज का इससे क्या ताल्लुक है भाई? कुछ लोग 14, 15, 16, 17 साल की उम्र में इतने पैसे बना रहे जो हमने अभी तक भी नहीं बनाए, फिर उनकी शादियां क्यों नहीं हो रही? एग्जैक्टली, सोचने वाली बात। इसलिए नहीं हो रही, वो स्टैंडर्ड गलत है ना। वेस्ट, एक तो वेस्ट का स्टैंडर्ड है, तो वेस्ट ने तो पहली, मेरे ख्याल से यहाँ पे माँ बाप की मर्जी आ जाती है, या तो क्या चीज है कि वो ही नहीं चाह रहे,
उनका स्टैंडर्ड नहीं ठीक ना भाई, वो ऐसा तो नहीं एक बॉक्स, इसका मतलब अगर एक बॉक्स रखा गया तो वो एक बॉक्स टिक हो गया, जैसे कि पैसे वाला फाइनेंशियल कैपिटल आपका टिक हो गया, अब साथ ही दूसरे कैपिटल दूसरा बॉक्स के ऊपर आप मूव कर गए यार, जॉब नहीं है, या अभी जो सोसाइटी में जी 25 साल तक चल रहे हैं, तो अभी आपको भी 25 साल तक हम डिले करेंगे। हाँ, या घर बना लो पहले, अभी, और ये मैंने बताया ना इस चीज का ताल्लुक फलसफे से है। बताया था ना आपको, अमाल का दारोमदार नियतों पर है, ठीक है, और नियत का मैंने बताया दारोमदार साइकोलॉजी पे, साइकोलॉजी का दारोमदार फिलोसफी पे आपकी। जब आप बंदे की एक डेफिनेशन ही नहीं ठीक, उसी के अराउंड ही उसने बात करनी है ना, ठीक है। वो समझता है कि भाई एप्पल जो है ब्लू कलर का होता है, तो उसकी बात इसी चीज के अराउंड होगी ना। आप उसको बोलते रहो रेड होता है, उसके जहन में ब्लू ही है भाई। दैट्स द पॉइंट कि फलसफा ही नहीं ठीक। हाँ। मैं ये नहीं कह रहा कि पेरेंट्स वेल विशर्स नहीं है, हर पेरेंट्स अपने बच्चों के वेल विशर ही होते हैं, बट डेफिनेशन ठीक नहीं है। जिस डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करते हैं उसके अकॉर्डिंग के वेल विशर, उसके अकॉर्डिंग वेल वो डेफिनेशन गलत है। दैट्स द ठीक है। अच्छा, ये तो आगे उन लोगों की बात हारिस भाई की जो इस्तात रखते हैं, फाइनेंशियल कैपिटल है और वो नहीं कर रहे, और जो नहीं रखते वो क्या करें? अब जो नहीं रखते वो क्या लेकिन फिजिकली डिमांड्स, वो फिजिकली इतने मैच्योर हो चुके हैं, 25-25 साल 30-30 साल के, ठीक है, और माशरे के अंदर जो आपको पता है जिस तरह की डिजीजेस फैल चुकी हैं सर, और कितनी वो डिजीजेस जिसको मुश्किल करना था सिस्टम ने, एलैबोरेट अगर आप कर सकें। एलैबोरेट में वही बात आ जाती है यार भाई, किस तरह की डिजीज फैल चुकी हैं? डिजीज यही है कि प्री मैरिटल रिलेशंस, ओके, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कल्चर चल पड़ा। बिल्कुल। तो इस चीज को आप कैसे एड्रेस करेंगे? देखिए ना, ये भी बड़ी मजेदार अब निकाह, जैसे आपने पहले क्या आसान करने वाली बात, अब लेकिन निकाह मुश्किल हुआ है और दूसरे ताल्लुकात आसान हुए पड़े हैं। अभी तो पेरेंट्स को रियलाइज करने की जरूरत है। बिल्कुल, इस पे पेरेंट्स कबूतर है ना, इस पे तो कबूतर है वो, इस पे तो नहीं देखता आंखें बंद है इस पे कि नहीं ये तो सब नॉर्मल है। एनीवेज इसको मैं एड्रेस करता हूं, मैं इसको एड्रेस करता हूं। अच्छा, मैंने ना इसके ज़माने में एक हदीस पहले सुनाई थी, वो उसका मैंने सिर्फ एक पोर्शन उसका सिर्फ डिस्कस किया था। मैंने कहा अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो जिसकी इस्तात है ही शुड, वो करे शादी, मतलब उस पर बताया कि उसको करनी चाहिए। इसके आगे का जो पोर्शन है उसमें अल्लाह के रसूल यही फरमाते हैं कि वो आपको हेल्प करती है चेस्टिटी में और अपनी निगाह को गार्ड करने में। ठीक है, समझ रहे हो कि जिस चीज की तरफ आपने इशारा की ना, डिजीज, तो अल्लाह के रसूल ने बताया कि क्योंकि तुम ये करोगे तो तुम इस डिजीज से प्रिवेंशन में तुम्हारी हेल्प होगी। ये नहीं बताया कि ये रूल है कि जब कर लोगे शादी तो रुक ही जाएगी, लेकिन इसमें हेल्प हो जाती है कभी, और अल्लाह की कसम होती है। ठीक है, अब आपका पॉइंट ये था कि इन चीजों को मैं किस तरीके से देखता हूँ। इसमें भी वही वाली बात है, नॉट जस्ट डेफिनेशन, इसमें फिर वो कल्चरल एक एमैल्गमेशन का ताल्लुक मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। बेसिकली जो कॉन्सेप्ट ऑफ करियर है ना, कि करियर बनाना होता है लाइफ में, ये कॉन्सेप्ट हमारा नहीं है। सबसे पहले तो इसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ये एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। करियर का वर्ड ही वेस्ट से आया हुआ, आपका वर्ड थोड़ी है। करियर का वर्ड आपका थोड़ी, कहाँ है आपका? आपका वर्ड नहीं, आपका आप जो इसकी ट्रांसलेशन भी करेंगे ना, कोई और वर्ड निकालेंगे इसका, जिस वर्ड का मतलब करियर नहीं होगा। सबसे पहले मैं ये बता दूं, आप उसकी जो ट्रांसलेशन भी आप करेंगे उर्दू में, सबसे पहली बात है करियर हमारा वर्ड नहीं है, करियर एज अ वेस्टर्न आइडिया। ठीक होगी बात? अब जिस तरह करियर एक वेस्टर्न आइडिया है, उस तरह कई आइडियाज ऐसे हैं कि जो वेस्ट के हैं, जो हमने बोरो कर लिए हैं। ठीक हो गया, एक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया जैसे करियर है। अब प्रॉब्लम ये है कि जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कल्चर है हमारे यहाँ, तो उसका कोई तस्वर नहीं है। हमारे यहाँ से मुराद है कि हमारे दीन में तो कोई तस्वर नहीं है ना इसका, और हमारे सब कॉन्टिनेंट में भी तस्वर नहीं। दीन को अगर मैं एक साइड पे भी रखता हूँ, सब कॉन्टिनेंट में भी शर्म, जो पिछली कुछ सदियां देखी जाए तो शर्मो हया का ख्याल किया जाता था। ठीक है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कल्चर कोई भी नहीं था। प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आती है, जैसे ही हमने इसके अंदर इंजेक्ट किया ना करियर, कि करियर होना चाहिए, अब हमने बना दिया हमारा कांस्टेंट है करियर। कांस्टेंट का मतलब है कि ये चीज फर्ज है, करियर होना चाहिए। देखो मैं आपको समझाता हूँ, पैसे होने चाहिए। मैं मेरी और आपकी पिछली वाली डिस्कशन भी इसी पे थी ना, मैंने बताया पावर में है यार। पावर का मतलब होता है लोग और पैसे, बस। ठीक है, अगर आपके पास राइट काइंड ऑफ पीपल एंड राइट काइंड ऑफ मनी, इसका मतलब आप पावरफुल आदमी। ओके, ठीक हो गया। अब मैं एक्सप्लेन क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि करियर को आपने बता दी कांस्टेंट, कि करियर होता है फर्ज, एज इफ के दीन में फर्ज है। करियर कोई फर्ज नहीं है, पैसे या पावर में आना फर्ज है, वो जरूरी है। करियर को आपने बना दिया कांस्टेंट। अब आपने कहा कि बेटे करियर सबसे पहले बनाना है, बेटी करियर सबसे पहले बनाना है। अब बायोलॉजी डिमांड करना शुरू कर देती है 14 ईयर्स 15 ईयर्स की एज में, कि भाई कोई कंपेनियन होना चाहिए मेरे पास। ठीक है, बायोलॉजी डिमांड करती है, साइकोलॉजी भी डिमांड करना शुरू कर देती है, आपका जहन भी डिमांड कर रहा होता है, आपकी बॉडी भी डिमांड करना शुरू। ठीक है, अब चूंकि बॉडी डिमांड करना शुरू करती है और हमें उसकी कोई जायज सही तरीका नजर नहीं आता, तो फिर जहन क्या करता है, जहन उसके हमें वर्क अराउंड सजेस्ट करता है कि देखो ऐसा कर लो तो तुम्हारी ये नीड फुलफिल हो जाएगी। नफ्स हमें उस तरफ हवा देता है। प्रॉब्लम क्या है कि वेस्ट के अंदर तो इस चीज को
थम्स अप है इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, और वेस्ट तो इसको सपोर्ट करता है गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड कल्चर पे, सो मच सो कि जब उनके बच्चे 14, 15, 16 के होते हैं और उनका कोई बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड नहीं होते, तो वो परेशान होना शुरू हो जाते हैं उनके पेरेंट्स। मैं आपको बड़ा जेन्युइन ये चीज बता रहा हूँ कि इफ यू लुक इनटू इट, आप इसमें रिसर्च करना, वो परेशान होते हैं कि हमारा बच्चा जो है ये फिजिकली मैच्योर हो चुका है, बायोलॉजिकली और साइकोलॉजिकली, तो ये किसी लड़की के साथ क्यों नहीं उठ बैठ रहा, और ये हमारी जो बेटी है किसी लड़के के साथ क्यों नहीं उठ बैठ रही। तो उसको एनेबल करते हैं, कहते हैं बेटा बाहर जाओ, ये ही इज अ गुड बॉय, मीट हिम। और एक लड़के को भी इसी तरह बताया जाता है कि यार शी सीम्स अ डिसेंट गर्ल, यू शुड मीट हिम। ये वो एनेबल करते हैं। एनेबल क्यों करते हैं? क्योंकि वो अर्ली मैरिजेस के सपोर्टर्स नहीं है। आप उनके साथ जाके बात करेंगे ना आप कि यार आई गॉट मैरिड व्हेन आई वाज 23, अब्रॉड में जाके अब ये बात करें, उनका पहला रिस्पॉन्स आएगा यार यू गॉट मैरिड सो सून। वो ये नहीं आप बोलेंगे, अब जैसे जिस पैराडाइम से मैं आ रहा हूँ, तो मैं तो कहूँगा कि 23 साल की उम्र में भी लेट है सर, 18 में शायद कर लिया होता तो और अच्छा हो जाता। लेकिन उनका क्वेश्चन ये होगा कि यू गॉट मैरिड सो सून, कि आपने इतनी जल्दी कैसे शादी कर ली। आप 23-25 साल की उम्र में जाके बताएंगे कि यार आई गॉट मैरिड व्हेन आई वाज 24-25, तो वो कहेंगे यार यू गॉट मैरिड सो सून। मेरा भी एक दोस्त है वो हंगरी होता है, तो उसकी किसी अपने जो है पीयर्स में ये बात चली, वो डिफरेंट नेशनलिटीज के लोग आए हुए थे, तो उन्होंने कहा यार इतनी जल्दी अर्ली मैरिज की, मतलब कि हालांकि ही इज 25, तो उन्होंने भी इसको यही बात की यार इतनी अर्ली मैरिज का क्या करना है। मेरी ये सारी बात कहने का मतलब क्या, मैं दोनों चीजों को लिंक करवा दूं ताकि आपको समझ लगे। वो अर्ली मैरिजेस के हक में नहीं है, वो इस चीज के हक में होता है कि आप देख परख लो लोगों को हर वे में, जिस वे में हम तो नाजायज भी समझते हैं, उस वे में भी वो कहते हैं कि आप 30-35 तक लोगों को परखते रहें, मतलब हमारे हैव रिलेशनशिप्स विद पीपल एंड हमारी लैंग्वेज में आप लोग पार्टी करो, इन शॉर्ट पार्टी अच्छी करते तरह रहो, पार्टी कर लो, पार्टी कर लो। एग्जैक्टली। अब ये हमारा भी टॉपिक नहीं कि उसके नुकसानात क्या हैं, वो उधर नहीं मैं जा रहा हूँ, क्योंकि ऊपर बहुत आगे चल जाएगी बहस। यस, तो पॉइंट इज कि उनका आइडिया होता है कि 30-35 की एज में जाके शादी करनी होती है, दैट इज द राइट एज या नॉर्मल एज। हाँ ठीक है। इस वजह से, क्योंकि उनको पता है बॉडी की और माइंड की तो डिमांड है ना, तो इस वजह से वो अपने लोगों को एनेबल कर रहे होते हैं कि यार हैव रिलेशनशिप्स। इसलिए किसी का अगर पता लगे ना कि 2 साल से रिलेशनशिप नहीं था, वो कहेंगे यार इतनी देर से आपका रिलेशनशिप नहीं था। उनके लिए ये अजीब बात है। अब हमारा प्रॉब्लम क्या होता है, रिलेशनशिप में का लफ्ज भी वहीं से आ रहा है, तो वहीं से लफ्ज है ना, एग्जैक्टली रिलेशनशिप। हाँ। और जो मैं जिस चीज की तरफ मैंने पहले आपको इशारा किया, करियर की तरफ, अब हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है, मैंने बोला ना हमने ये भी पकड़ के रखना, ये भी पकड़ के रखना, हम छोड़ कोई नहीं रहे, हम एक कश्ती में नहीं आ पा रहे। प्रॉब्लम हमारी सिर्फ इतनी सी। एक तरफ आप कह रहे हैं कि रिलेशनशिप्स जो प्री मैरिटल रिलेशनशिप्स हैं वो गलत हैं, सर मैं भी कह रहा हूँ गलत हैं, लेकिन उसका हल है अर्ली मैरिजेस। एक तरफ आप कह रहे हैं करियर कांस्टेंट है, करियर पहले बनाओ ना। आप ये भी आपकी अंडरस्टैंडिंग, ये तो मेरा जुमला है ना, मैंने भी बोला, मैंने कहा आपका एजुकेशन सिस्टम फ्लॉड है, वो बहुत डिले कर रहा है, आपके पैसे इसलिए नहीं बन पा रहे। पेरेंट्स का जुमला तो नहीं है ये, पेरेंट्स तो नहीं कह रहे कुछ भी फ्लॉड है, पेरेंट्स कह रहे हैं करियर इज अ मस्ट, एजुकेशन सिस्टम इज ओके, इट इज वेरी गुड। तो 25, 26, 27 साल की उम्र में जाके आप इसके काबिल हो गए, जो कोई हो गया जो कोई ना हो पाया, जोर ही लगा रहे हैं बस। हाँ ठीक समझ आया मेरी बात? तो मैं कह रहा हूँ कि बेसिकली सबसे पहले समझे करियर कांस्टेंट नहीं होता, पैसे बनाना कांस्टेंट होता है, तो सब अपने बच्चों को जल्दी इनेबल करें सबसे पहले, दैट्स द पॉइंट। हाँ फिर इनेबल जल्दी कर दे। इस पे अभी पेरेंटिंग की तरफ मैं कोशिश करता हूँ, मैं गुफ्तगू में टाइम है हमारे पास पेरेंटिंग। लेकिन अब इनेबल के अंदर ये ना कि पहले 25 इयर्स की एजुकेशन कंप्लीट होके फिर आप उसके बाद प्रैक्टिकल फील्ड में जाएंगे, ये फ्लॉड बात है ना, मैं यही कह रहा हूँ कि दिस इज अ वेरी फ्लॉड सिस्टम। अभी आप सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करें, हाँ, और उसके बाद फिर आप प्रैक्टिकल फील्ड में मूव करें। उस पढ़ाई पे फोकस करें कि जो बच्चा एमबीबीएस में जाता है या जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी में जाता है, वो कहता है यार मैंने जो अभी तक 18 साल की उम्र तक पढ़ा था उसका तो मुझे कोई यूज नहीं नजर आ रहा। आपने सुना होगा अक्सर मीम्स बनी होती हैं कि यार जो मैंने आज अलजबरा का इसका एग्जैक्टली कि आज ये वही एग्जैक्टली कि भाई ये किधर मेरा आज वो x + y = c जो है वो मुझे अब कहाँ फायदा दे रहा है। हाँ ठीक है। इवन दो कि ये भी वैसे बड़ी लॉजिकल बात है, ये भी फायदा तो उसके फायदे आपको नहीं है, कहीं और रेल्म्स में फायदे होते हैं, मैथमेटिक्स इसलिए जरूरी है, लेकिन मेरा खैर पॉइंट ये नहीं है। मेरा पॉइंट ये है कि वाकई भाई एजुकेशन सिस्टम तो डिले कर रहा है ना आपको, आपने कुछ और काम करना था, आपको पढ़ाई कुछ और पढ़ाई जा रही है, उससे आपका ताल्लुक ही नहीं था, इसलिए आपका फाइनेंस डिले हो गया है। ओके। और इस वजह से मैरिजेस डिलेड है। समझ रहे मेरी बात? मैं कह रहा हूँ फाइनेंस तो बनाए फिर शादी कर ले, लेकिन बात वही है जिस टाइम के ऊपर जो काम करना था वो वाकई नहीं करवाया जा रहा, बस ये प्रॉब्लम। एंड वी आर डिस्ट्रैक्टेड बाय द करंट मैट्रिक्स। एग्जैक्टली, ये बात है, मैट्रिक्स का मसला सारा का सारा। तो खैर मैंने भी 3 चीजें जोड़ी हैं, आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हो गई हो, लेकिन मैं इसको समराइज फिर भी करता हूँ। yes. मैंने बताया कि करियर कांस्टेंट है, आगे पेरेंट्स हमेशा कहते हैं करियर बना लो, डिग्री कर लो, फिर करेंगे। एक तरफ मैंने बताया कि जहां से ये बात आ रही है करियर वाली, वो लोग कहते हैं कि भाई हैव रिलेशनशिप्स, अगर आप रिलेशनशिप आपका नहीं है तो फिर आप अनॉमली, आप अजीब से आदमी के, आपका रिलेशनशिप कोई नहीं है, तो वो एनेबल करते हैं। एक तरफ आपके पेरेंट्स आपको कह रहे हैं कि रिलेशनशिप भी नहीं रखना, वो गलत बात होती है दीन में। एक तरफ कह रहे हैं कांस्टेंट है करियर, हालांकि दीन का कोई कांस्टेंट नहीं है करियर। इस दोनों मामले, इन दोनों चीजों को जब मिला लेते हैं ना हम, तो फिर वो फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होती है जो सादी ने सवाल किया है कि यहाँ पे 25 साल के 26-27 साल के लोग फिर रहे हैं और उनकी बॉडी उनसे कब से डिमांड कर रही है कि भाई आई शुड हैव अ कंपेनियन, लेकिन नहीं है कंपेनियन।
ये प्रॉब्लम था सारी। तो सिस्टम सबसे इसका हल क्या है, मतलब इन शॉर्ट बता के रहा हूँ, प्रॉब्लम कहाँ पे लाई करती है। एजुकेशन सिस्टम जो है वो फ्लॉड है आपका। ठीक है। आपकी एजुकेशन जल्दी कंप्लीट हो जानी चाहिए ताकि आप फाइनेंस में जल्दी आ सकें, पैसा लोग जल्दी बना सकें। जब वो 17, 18, 19 के हों तब वो इस पोजीशन में होंगे, पैसा समवट बन चुका है जो उनका 25-26 में जाके बनता है, और वो उस एज पे शादी कर लें। ठीक है। एंड नॉट जस्ट फाइनेंस, वो तो मैंने जिक्र किया ना कि भाई जिस तरह पहले बताया मैंने कहा कि आप दीन को अंडरस्टैंड करते हैं, ये पेरेंटिंग का ही सवाल बन जाता है। तो दैट्स द आंसर। ओके, अच्छा, अब इस्तात नहीं रखते तो क्या करें? रोजे रखें। फिर रोजे रखें, अल्लाह के रसूल ने फरमाया रोजे रखें। अब हमारे रोजे भी तो आपको पता नहीं यहाँ पे किस तरह के हैं। रोजे रखने के बाद भी तो कोई नहीं ना रहा। नहीं, लेकिन जो रोजे रख रहे हैं फॉर एग्जांपल एक नियत करके, जैसे रमजान आता है तो हम रोजे का मतलब नहीं ना पता उनको, रोजे का मतलब वो वाले रोजे तो फिर अब रख रहे हैं, तो अब रोजे की भी मैंने वैसे एक वीडियो तो बनाई हुई है, दुआ करें, लाजमी देखिएगा। फिर आप दुआ करें, दुआ करें, और दुआ भी नहीं सिर्फ पेरेंट्स को समझाए ना, हम लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह आहिस्ता आहिस्ता समझाने की कोशिश करें, ट्रेंड चेंज करें। और एटलीस्ट अच्छा इसका एक सोल्यूशन यार, जो आपने बर्दाश्त कर लिया बस मेक श्योर करें कि आपके बच्चे वो बर्दाश्त ना करें, और ठीक डेफिनेशन के साथ। हर पेरेंट यही कोशिश करता है जो मैंने बर्दाश्त किया वो मेरे बच्चे ना करे, लेकिन डेफिनेशन ठीक होना शर्त है। डेफिनेशन ठीक नहीं होगी तो कुछ और चीज से बचा लेंगे, लेकिन कोई और वायरस आ, तब तक रोजे रख लेना ज्यादा बेहतर है कि डेफिनेशन अपनी असल डेफिनेशन ठीक कर लेना। असल तो ये, तब तक इस पे काम करें ना, पढ़ाई काम कर लें। अभी जैसे साथ ही आपने सुना है फॉर एग्जांपल रियलाइजेशन होगी मेरे जैसे, तो मेरा तो अब फर्ज बन गया कि मैंने अभी इसके ऊपर एज सून एज पॉसिबल अपने आप को बिल्ड करना है।